व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के और कौन कौन से टॉपिक्स बहुत बार सीबीएसई ने पूछे हैं। अब इस वीडियो को बच्चों बनाने के लिए मैंने 5 इयर्स के तो एनालिसिस करी थी, बट मैंने उससे पहले के और कुछ पेपर्स की भी एनालिसिस करी, क्योंकि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो तो शुरू से ही क्लास 12th का पार्ट थी। वो तो कुछ सालों से ही इन्होंने आईईडी को इंट्रोड्यूस किया है, तो मैंने सोचा कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी मैं थोड़ी ज़्यादा एनालिसिस कर लूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो पिछले 10 ईयर्स से रिपीट हो रहे हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पिछले 4-5 साल से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। अब आपको मेरे ध्यान से एक बात समझनी है कि अगर आपकी अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है, चाहे आपकी प्रिपरेशन लेवल 40% हो, 50% हो, 20% हो या फिर 90% हो, आपको इन टॉपिक्स को ज़रूर से करके जाना है। आप इन टॉपिक्स को हल्के में नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर बार रिपीट होते हैं और हर बार आपको किसी भी शेप एंड फॉर्म में ये टॉपिक्स दिख सकते हैं। अब बच्चों को लगता है कि हमें टॉपिक्स बता दिए जाते हैं पर हमें पेपर में नहीं दिखते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि अब हमारा जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वह बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं, डेटा देकर आपसे सीबीएसई पूछता है, या फिर सीबीएसई आपको एक्चुअल डेटा देता है, कोई भी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से डेटा उठा के देता है, या फिर कोई भी हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या इनिशिएटिव्स हैं उनको दे देता है और आपसे पूछता है कि अब आप हमें इस क्वेश्चन में बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है या क्या है। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए। आप फटाफट से बच्चों हम इन टॉपिक्स को शुरू करते हैं, और आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, आपको ये टॉपिक ज़रूर से कर जाने हैं। बच्चों पहले शुरू करते हैं हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो आपका एक बेसिक मीनिंग है वो तो है ही, बट उसके अलावा 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सीबीएसई पूछता है। रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो पूछता है सीबीएसई, और उसी के साथ साथ मैंने एक और चीज नोट करी कि पिछले 2 सालों में 2 से 3 सेट्स में सीबीएसई आपको पूरी की पूरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो डायग्राम है वो दे देता है, और फिर आपसे सीबीएसई पूछता है कि आप बताइए कि रियल फ्लो कौन सा है, मनी फ्लो कौन सा है, और ये जो पिक्चर है इसको आप पूरा एक्सप्लेन करिए। तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है भाई इनकम एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे हमें डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्कर का ज़रूर से आता है, जिसमें आपको या तो एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड इनकम, कोई भी तीनों में से एक मेथड दिया होता है, आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसी में एक हमारे पास ऑप्शन का क्वेश्चन आता है, एक थ्योरी क्वेश्चन होता है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, या फिर कई बार दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो आपको इससे भी नहीं घबराना है, ठीक है। और उसके बाद रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। अब जो ये वाला टॉपिक है बच्चों, इससे हमारा मीनिंग के साथ साथ न्यूमेरिकल आता है निकालना। तो ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चले। अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है हमारी एडीएएस अप्रोच। ये आपको ज़रूर से करके जानी है। एडी क्या होता है, एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एएस क्या होता है, एएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बच्चों हमारा एमसीक्यू में भी आता है, और उसके अलावा 3 मार्कर में भी हमें देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एमपीएस, एमपीसी, एपीसी, एपीएस, ये सारी चीजें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सालों से रिपीट हो रहा है, वो है हमारा हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, जिसको हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं, एंड डेफिशिएंट डिमांड, जिसको हम डिफ्लेशन कहते हैं, यूजिंग फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब बच्चों ध्यान में रखना कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट
के थ्रू होती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक टूल है जो वो इस्तेमाल करती है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि एक असर्शन रीजनिंग का सवाल आया हुआ है आपके MCQ में, और वो बहुत सारे बच्चे पिछले साल गलत कर आए थे, क्योंकि उसमें उन्होंने एक्चुअली पूछा आपसे था, वो जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने किया था वो फिस्कल पॉलिसी को दर्शा रहा था और बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी कर आ गए थे। तो आपको बिल्कुल बाइफिकेशंस पता होनी चाहिए, इसी को हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम फाइनल गुड्स को बनाते हैं, जो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में होते हैं या फिर जिसको हम रीसेल के लिए यूज करते हैं। वैसे ही जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ चुके होते हैं, उस पर कोई फर्दर प्रोडक्शन हम नहीं करते हैं। तो ये बाइफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी हमारा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ मनी पे हमेशा सवाल आता है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू वगैरह हमारे फंक्शंस होते हैं। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पिछले 5 सालों में बहुत बार रिपीट हुआ है। अब इसका जो बच्चा क्वेश्चन CBSE हमसे पूछती है वो ये पूछती है, हमारी रिजर्व रेशो हमने इंक्रीज कर दी, कई क्वेश्चंस में ऐसा है कि उन्होंने हमें डिफाइन नहीं करा कितनी बड़ी है, कुछ में वो बोलता है कि 10% से 25% इंक्रीज हुई है, तो क्या होगा आपके क्रेडिट क्रिएशन पे असर। तो ये चीजें आपको अच्छे से करके जानी है। और हाँ, एक हाइपोथेटिकल, वो बोलते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है या आप एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल से क्रेडिट क्रिएशन जो है वो दिखाओगे, तो ये भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है टूल्स यूज बाय सेंट्रल बैंक। अब कौन कौन से टूल्स यूज करती है भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन, SLR, CRR, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। और तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमारा बैंकर्स बैंक है वो आपको पता होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल रिसीट्स या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, ट्रांजैक्शन दे दी जाएंगी, और उन ट्रांजैक्शन से आपको बताना होता है कौन सी क्या है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हमारे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारे टाइम भी आता था, आज भी आता है, मतलब 10 साल हो गए मुझे अपना 12th करे हुए, उसके बाद भी इन पे सवाल आता है। एक तो गवर्नमेंट बजट 10 साल से आ रहा है, उसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक, मनी के फंक्शंस और न्यूमेरिकल्स जो हमारे नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग के, जो मैंने आपको बताया था, वैल्यू एडेड मेथड है ना, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी 10 सालों से लगातार रिपीट होते हुए आ रहे हैं, इनको हमें स्किप नहीं करना है, और न्यूमेरिकल से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। उसके बाद बच्चों BOT वर्सेस BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों में क्या फ़र्क है आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारा BOP है वो बड़ा है और BOT जो है वो छोटा होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है बच्चों डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन। अब इसमें बहुत बच्चे फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं आता समझ में, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, और डिवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन क्या होता है। जो डिवैल्यूएशन होता है बच्चों, डिवैल्यूएशन जो है वो गवर्नमेंट, सुन लो ध्यान से, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों का ही मतलब होता है कि हमारी करेंसी में गिरावट हुई है, पर डिवैल्यूएशन जो है वो हमारी खुद की सरकार कराती है इंटेंशनली, जानबूझकर, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन होती है वो होती है हमारे जो मार्केट की डिमांड है और सप्लाई है वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो डिवैल्यूएशन है वो इंटेंशनल होती है और जो डेप्रिसिएशन होती है वो अनइंटेंशनल होती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड वो मैंने आपको बता दिया ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू कंजम्पशन फंक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे डेरिवेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन ग्राफ्स को आपको अच्छे से नीटली बनाना है और आपको उसको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। डायग्राम के भी आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है जी। ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने अब कवर कर लिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये वाले टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है,
एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991 वो क्यों आई थी, ठीक है, जो उसके रिफॉर्म्स थे वो उसका इम्पैक्ट क्या था, क्या क्या किया हमने जब हम उसमें डाइवेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह जैसे की चीज़ें भी पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारा जब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी, किन चीज़ों की एक्सपोर्ट बढ़ी थी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद हमारा ह्यूमन कैपिटल वर्सेज फिजिकल कैपिटल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या फिर रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, हमारे रूरल इंडिया के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों हमारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का क्या रोल है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या रोल है, उससे क्या इम्पैक्ट या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे रूरल के लिए, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन रूरल ग्रोथ, यही मैंने आपको बताया था। उसके बाद बच्चों कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि पहले हम एग्रीकल्चर में ही ज़्यादातर काम करते थे, जैसे धीरे धीरे समय बीता, एलपीजी आया, लोगों ने अदर सेक्टर्स में काम करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, है ना, सर्विस सेक्टर हुई, धीरे धीरे सर्विस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा रोल ले लिया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली लॉन्ग में आपका ये पूछा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है बच्चों हमारा जो हमारा चैप्टर है कंपैरेटिव वाला, जिसमें हम इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान एंड चाइना से करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड का टॉपिक। और उसी के साथ साथ जितनी भी हमारी टेबल्स हैं उसमें डेटा मेंशन्ड है, वो डेटा आपको स्टडी करना और कंपेयर करना आना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना की, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जो आता है, ठीक है। सो कंपैरेटिव, ठीक है, डेवलपमेंट वाले चैप्टर से क्या होगा, ग्रोथ रेट्स पे क्वेश्चन आता है, एचडीआई पे क्वेश्चन आता है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशंस पे आता है, फिर वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना पे क्वेश्चन आता है, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड और रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आपको ग्रेट लीप फॉरवर्ड के जितने भी ईयर्स हैं उनको याद रखना है। उसके बाद बच्चों एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991 हम सबको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों आई थी, किस लिए आई थी, ठीक है। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब हुआ और उससे क्या क्या हुआ, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन से क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद हमारे पास है रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको ये सारे रीजंस पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे 5 ईयर प्लान्स, हमारे 5 ईयर प्लान्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हम GEMS जेम्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या इम्पैक्ट रहा। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी एक बैकबोन का काम करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, क्योंकि वो ही जो हैं वो सारे पार्ट्स, मटेरियल्स वगैरह लार्ज फर्म्स को देती हैं। उसके बाद बच्चों व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये बहुत बार पूछा गया है। रूरल बैंकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ बच्चों एक और टॉपिक लिख लेना, SHGs, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बता दिया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाने से पहले मैं आपको एक और थोड़े से टॉपिक्स बताना चाहती हूँ, जैसे कुछ डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। डेप्रिसिएशन वर्सेज कैपिटल लॉस आपको पता होना चाहिए, रियल फ्लो वर्सेज मनी फ्लो पता होना चाहिए, BOT वर्सेज BOP पता होना चाहिए, डीवैल्यूएशन वर्सेज डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वर्सेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, इनको आपको स्किप नहीं करना है। इसके अलावा कुछ और मैक्रो के टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मनी सप्लाई,
ठीक है। मनी सप्लाई में भी M1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, M1 का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MPC MPS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, हमारा सेविंग फंक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली उसको हम 1 मार्कर में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि करेक्ट सेविंग फंक्शन बताओ या फिर करेक्ट हमें कंजम्पशन फंक्शन बताओ। ठीक है। K की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रेडिट क्रिएशन के लिए ज़रूर से बच्चों, ज़रूर से एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बार बार मैंने रिपीट होते हुए देखा है। और हाँ बच्चों, ये भी कर लेना, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ज़रूर करके जाना डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले में से, जिसमें 2 केसेस होते हैं। एक होता है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, दूसरा जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ये 2 कंडीशन बहुत बार ऑल्टरनेटिव ईयर रिपीट होती है। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि उस क्वेश्चन में उन्होंने ये 2 कंडीशंस के बारे में पूछा होता है और बच्चे ये पूरा चैप्टर की कहानी लिखाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान में देना है कि जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, वो आपको उतना ही लिखना है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है। हमें क्वेश्चन के आगे कोई भी कहानी नहीं लिखनी। तो जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के आंसर्स होंगे वो टू द पॉइंट होंगे, कुछ भी आप उसमें फालतू नहीं लिखोगे, स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आंसर्स होते हैं वो आप थोड़े लंबे लिख सकते हो, क्योंकि वो थ्योरी है और उसमें आप अच्छे से एग्जाम्पल, डेटा वगैरह सब कुछ डाल सकते हो। इसके अलावा बच्चों एक और टॉपिक है जो कर लेना, जो मेरे को लगता है कि आपको कर लेना चाहिए, GDP एंड वेलफेयर। और उसी के साथ साथ एक्सटर्नैलिटीज का क्या इफेक्ट होता है, एक्सटर्नैलिटीज किसको कहते हैं और उसका क्या असर होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यही थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स। अब आपके कोई कितनी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, पर आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 80 और 80 स्कोर करना चाहते हो, तो ये टॉपिक्स आपको ज़रूर से करके जाने हैं। एट एनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको ये कर जानी है। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान रखना, बार बार रिपीटेड रिविजन इसकी लगाते रहना। और हाँ, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, क्योंकि ग्रैंड अकेडमी पे बहुत बढ़िया CUET एंड बोर्ड्स का कंटेंट आता रहता है और अभी तो बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला भी है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखिए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और हाँ, आप हमारा इकोनॉमिक्स चैंपियन कोर्स भी देख सकते हो, उसमें आपको बहुत ही बढ़िया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इकोनॉमिक्स में और आपको नहीं आ रहा समझ के आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे करोगे, कहाँ से समझोगे, तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स है। इसमें आपको सारी ही चीज़ें मिलेंगी बच्चों। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, मेरे बनाए में बहुत अच्छे नोट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, आपको बहुत अच्छा डाउट सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर मैं ही आपके साथ रहूँगी। आपको कोई भी डाउट आएगा तो मैं ही आपके साथ बैठ के वो चीज़ें सॉल्व करूँगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ लेक्चर्स देखना है, नोट्स पढ़ना है, रिवाइज करना है, एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। तो बच्चों उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। और भूलना मत ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब करते हुए जरूर से जाना, और हाँ, लाइक भी कर देना, क्योंकि बहुत बढ़िया CUET कंटेंट आने वाला है। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।